अगर आप आफ्टर 12th लॉ करना चाहते हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एलएलबी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको CULET कलकत्ता यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। इसकी तैयारी करने के लिए या इससे संबंधित कोई भी जानकारी अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12वीं की हिंदी के पाठ्यक्रम में शामिल एक कविता को पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है नींव रखने वालों का गीत। इसके रचनाकार हैं गिरिजा कुमार माथुर जी। इस कविता की भाषा अत्यंत सहज, सरल और भावपूर्ण है। इस कविता को पढ़ने से पहले हम लोग इसके शीर्षक पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसके शीर्षक के अर्थ को समझते हैं। नींव रखने वालों का गीत, यह गीत किन्हें समर्पित है? यह तो कविता के नाम से ही स्पष्ट हो गया। नींव रखने वालों को समर्पित है यह कविता। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या होती है नींव और कौन होते हैं नींव रखने वाले। नींव रखने वालों से कवि का तात्पर्य क्या है? वैसे तो नींव का शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी इमारत या ढांचे का मूल आधार, जिस पर वह इमारत या ढांचा खड़ा होता है। हम नींव शब्द का प्रयोग किसी घटना के आधारभूत कारणों को व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि नींव का अर्थ आधार या बुनियाद होता है। जैसे हम कहते हैं कि भारत में प्लासी की लड़ाई ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव डाली। इसका अर्थ हुआ कि प्लासी का युद्ध ही यहां अंग्रेजी हुकूमत का आधार बनी। तो आशा है आप नींव का अर्थ समझ गए होंगे। नींव का अर्थ हुआ आधार या बुनियाद। यहां कवि ने समाज और राष्ट्र की प्रगति की नींव रखने वालों की बात की है। अर्थात नींव रखने वालों से कवि का आशय उन तमाम लोगों से है जो समाज की प्रगति की, राष्ट्र की उन्नति की नींव रखते हैं। गिरिजा कुमार माथुर जी की यह कविता उन्हीं लोगों को समर्पित है। यह कविता किसान, श्रमिक, कर्तव्यनिष्ठ नागरिक, वैज्ञानिक इत्यादि को समर्पित है जो मौन रहकर निस्वार्थ भाव से समाज की प्रगति में, राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान देते हैं। नींव रखने वालों की यह एक विशेषता होती है, ये मौन होकर अपना योगदान देते हैं। इनका योगदान सामान्यतः लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं करता। जैसे जब हम किसी सुंदर भवन को देखते हैं तो हमारा ध्यान उसकी ऊपरी सुंदरता पर जाता है, बाहरी सुंदरता पर जाता है, उसकी बाहरी सजावट पर जाता है, परंतु वह सुंदर भवन जिस नींव पर टिकी होती है उस पर लोगों का ध्यान सामान्यतः नहीं जाता। लोग उस भवन की बाहरी सुंदरता की, उस भवन के कंगूरे की तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, परंतु सुंदर भवन जिस नींव पर खड़ी होती है उसके नींव में ईंट रखने का काम जो मजदूर करते हैं उसकी मेहनत पर, उसके योगदान पर हमारा ध्यान साधारणतः नहीं जाता। ऐसे ही श्रमजीवियों, किसानों, मजदूरों, वैज्ञानिकों और कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों के परिश्रम और त्याग की ओर हमारे ध्यान को आकर्षित करते हुए गिरिजा कुमार माथुर जी ने इस कविता की रचना की है। माथुर जी की यह कविता उन्हीं श्रमजीवियों को, सृजनकर्ताओं को, निर्माणकर्ताओं को समर्पित है। आइए इस कविता को पढ़ते हैं और इसके एक एक पंक्ति के अर्थ को समझते हैं। माथे पर न रखो हाथ, जरा कुछ और तपने दो। माथे पर हाथ रखने का अर्थ है हार मान लेना या निराश हो जाना। कवि कहते हैं कि निराश मत हो, हार मत मानो, थोड़ा और संघर्ष करो। माथे पर हाथ रख लेना हार मानने जैसा है। जीवन में सफलता के लिए थोड़ा और तपना अर्थात परिश्रम करना आवश्यक है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि धैर्य रखते हुए संघर्षरत रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। आंखों में न पलकों को उतारो रात, श्रमजा नींद के अंकुर पनपने दो। यहां पलकों पर रात उतारने का अर्थ है नींद आना, सो जाना, और श्रमजा नींद का अर्थ होता है श्रम के थकान से उत्पन्न होने वाली नींद। कवि कहते हैं कि ऐसे ही मत सो जाओ, यूं ही नींद को अपनी आंखों में मत आने दो। इतना श्रम करो कि श्रम से जो थकान हो उस थकान से आंखों पर नींद आ जाए। श्रमजा नींद के अंकुर पनपने दो का अर्थ हुआ परिश्रम के थकान से आंखों पर नींद को आने देना, अर्थात कड़ी मेहनत करने का संदेश दिया है कवि ने। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने कर्मशीलता का आह्वान किया है।
हुई है लाल आंखें, इन्हें थोड़ा और जलने दो। मेहनत के कारण आंखें लाल हो गई हैं, पर कवि कहते हैं कि इन्हें और जलने दो। यह तप ही भविष्य की रचना करेगा। यह जो तप है, यह जो संघर्ष है, यही भविष्य की रचना करेगा। यहाँ कवि ने त्याग और कर्म की महत्ता को दर्शाया है। कवि का कहना है कि तप के कारण, संघर्ष के कारण, परिश्रम के कारण, कड़ी मेहनत के कारण आंखें जो लाल हो गई हैं, इससे रुक जाना नहीं है। सो जाना का अर्थ क्या हुआ? रुक जाना, विराम लग जाना संघर्ष में, बल्कि और मेहनत करना है जब तक कि सफलता निश्चित ना हो जाए। तब तक कर्मरत रहना है, संघर्षरत रहना है और पूरी लगन से परिश्रम करते रहना है। यह तप ही, यह संघर्ष ही, यह परिश्रम ही भविष्य को उज्जवल बनाएगा, सफल बनाएगा। दहन के खारे पानी से समय की कोर सजने दो। दहन का अर्थ होता है जलना या तपना। यहां दहन का अर्थ है कड़ी मेहनत करना, और खारा पानी का अर्थ है नमकीन पानी। यहां खारा पानी का अर्थ है पसीना। दहन के खारे पानी से, इसका अर्थ हुआ कड़ी मेहनत के कारण जो पसीना बहता है, उससे समय की कोर सजने दो। इसका अर्थ हुआ इस समय अर्थात आने वाला समय, अर्थात भविष्य को सजने दो, संवरने दो। कहने का आशय है कि सुंदर भविष्य का निर्माण होने दो। हम आज जो कष्ट उठाएंगे, आज जो परिश्रम करेंगे, वही हमारे भविष्य को सुंदर बनाएगा। कवि ने कष्टों को स्वीकार करने की भावना को जगाया है, क्योंकि तप और संघर्ष से ही समय की शोभा बढ़ती है। सहज का सुख नहीं मंजूर, छोटी तृप्तियां बेकार। कवि कहते हैं कि हमें सहजता से प्राप्त होने वाले सुख मंजूर नहीं होनी चाहिए। छोटी छोटी खुशियों से तृप्त होने का सुख नहीं चाहिए। हमें बड़े परिवर्तन की चाह रखनी चाहिए। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी है। उठे जब तक न मिट्टी से नया संसार, तुरत की चैन रंगीनी सभी निस्सार। जब तक नया संसार नहीं बनता, तब तक छोटी छोटी चैन और रंगीनियां सभी व्यर्थ है। यहां नया संसार से कवि का आशय नव निर्माण से है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने नव निर्माण का आह्वान किया है। मिलाना खींच छोटी डोर के दो छोर, लगाना गांठ मुश्किल है। जैसे छोटी डोर के दो छोरों को मिलाना कठिन होता है, छोटी डोर के छोर को मिलाकर उनमें गांठ जोड़ना कठिन है, ठीक उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयों को जोड़ना भी कठिन होता है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने जीवन के संघर्षों की कठिनता का बोध कराया है। किसी की पहन कर उतरन, समझना पा लिया त्रिभुवन, मुलम्मा भुलावा छल है। उतरन का अर्थ है किसी के उतारे हुए वस्त्र, पहनकर खोले हुए वस्त्र, और त्रिभुवन का अर्थ है तीनों लोक। किसी की पहनकर उतरन, समझना पा लिया त्रिभुवन। इसका अर्थ हुआ कि किसी के पहने हुए वस्त्र को पा करके, अर्थात दूसरों की उपलब्धियों को पाकर यह समझ लेना कि मैंने तीनों लोकों को पा लिया है, अर्थात बड़ी सफलता पा ली है, यह तो केवल भ्रम है। कवि कहते हैं कि दूसरों की चीजों को, अर्थात दूसरों के विचारों या उपलब्धियों को अपनाकर यह नहीं समझना चाहिए कि सब कुछ पा लिया है, यह तो केवल भ्रम है। मुलम्मा का अर्थ होता है किसी वस्तु पर किसी पदार्थ का लेप करना। जैसे हम चांदी की वस्तु पर सोने का लेप करते हैं, तो इससे वह वस्तु सोने का नहीं हो जाता। वह देखने में तो सोने का लगता है, परंतु वह वास्तव में सोने का नहीं होता। किसी सस्ते वस्तु पर कीमती वस्तु का लेप करना, जिससे वह वस्तु आकर्षित लगे, मूल्यवान लगे, इसके लिए जो उस पर लेप किया जाता है, उसे ही हम मुलम्मा कहते हैं। तो उस वस्तु को सोने का समझ लेना, यह तो भ्रम ही होगा। इसी बात को कवि यहाँ कह रहे हैं कि हमें दूसरों की उपलब्धियों को पा करके इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हमने सब कुछ पा लिया है। यहाँ कवि ने मौलिकता और आत्मनिर्माण का संदेश दिया है। असल सुख के लिए मेहनत, पसीने से बनेगा पथ। कवि का स्पष्ट कहना है कि सच्चा सुख केवल मेहनत और परिश्रम से ही प्राप्त होता है। पसीने की बूंदें ही सफलता की राह बनाती है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने श्रम की महिमा को बताया है। जीवन में सफलता का रास्ता परिश्रम करने से ही तैयार होता है। थकन है खींचने की,
इसलिए छूट जाएगा क्या राह में ही सूर्य निर्मित रथ। मेहनत से थकना तो स्वाभाविक है, पर कवि का कहना है कि जिस मेहनत कश रास्ते को चुना गया है वह परिश्रम का रास्ता, संघर्ष का रास्ता थकने के भय से छूट न जाए। यहाँ सूर्य निर्मित रथ का अर्थ है परिश्रम। कवि सचेत होते हुए कहते हैं कि कहीं लक्ष्य से हट ना जाए। कवि इस पंक्ति के माध्यम से धैर्य, आशा और दृढ़ता का संदेश दे रहे हैं। इसी से जिंदगी की तिक्त कड़वी कटीली अनुभूति मन में और पचने दो। कवि अनुभवों से सीखने की प्रेरणा देते हुए कह रहे हैं कि जीवन की कटु अनुभवों को मन में पचने दो, अर्थात उन कटु अनुभवों को सह लो, क्योंकि यही अनुभव भविष्य को मजबूत बनाएंगे। कटु और कष्टकर अनुभवों को आत्मसात करके ही जीवन को, भविष्य को संवारा जा सकता है। हमारे दर्द दुख संघर्ष की मजबूत छाती पर नई पीढ़ी संवरने दो। कवि अंत में कहते हैं कि हमारे संघर्ष और कष्टों की नींव पर, हम जो कष्ट कर रहे हैं, हम जो संघर्ष कर रहे हैं, हम जो मेहनत कर रहे हैं, उसकी नींव पर, उसकी बुनियाद पर आने वाली पीढ़ी का भविष्य संवरने दिया जाए। कवि का स्पष्ट मानना है कि संघर्ष का जो नींव वर्तमान पीढ़ी रखेगी, वही नींव भावी पीढ़ी का, आने वाली पीढ़ी का भविष्य तय करेगी। यहाँ त्याग, आशा और नवजीवन का संदेश दिया है कवि ने। आशा करता हूं कि आपको यह कविता समझ में आई होगी। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। अगले वीडियो में अब हम लोग दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे। धन्यवाद।